हेलो बडीज, सफल बैच 2.0 में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर हरिओम गंगवार। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि इस समय हम एनसीईआरटी क्लास 11 की यूनिट नंबर 3 सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन को पढ़ रहे हैं और इस यूनिट में हम चैप्टर 8 सेल द यूनिट ऑफ लाइफ को डिस्कस कर रहे हैं। इस चैप्टर 8 में हमारे पास टोटल 5 टॉपिक्स हैं और आप जानते हैं कि हमने 4 टॉपिक पढ़ लिए हैं और इस समय हम यूकैरियोटिक सेल को पढ़ रहे हैं। पिछले टर्म पे मैंने यूकैरियोटिक सेल के बारे में बहुत बेसिक बातें आपको बता दी थी। अब इस यूकैरियोटिक सेल के अंदर टोटल 11 टॉपिक हैं, 8.51 से लेकर 8.511 तक। 8.51 टॉपिक सेल मेम्ब्रेन है और 8.511 माइक्रोबॉडीज है। उसके बाद समरी आ जाएगी। तो आज हमारा जो टॉपिक है यहाँ पर दैट इज सेल मेम्ब्रेन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, थोड़ा सा बड़ा टॉपिक भी है, टाइम भी यहाँ पर थोड़ा सा लगेगा। तो सेल मेम्ब्रेन को आज हम यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। अच्छा, सेल मेम्ब्रेन की अगर हम बात करें तो सेल मेम्ब्रेन, इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। सेल मेम्ब्रेन को प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहा जाता है। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन की डिस्कवरी आपको याद है किसने की थी? स्वान ने। इसे प्लाज्मा लेमा भी कहा जाता है, प्लाज्मा लेमा। लेकिन सबसे कॉमन जो टर्म हम यूज करते हैं दैट इज द सेल मेम्ब्रेन। अच्छा, सेल मेम्ब्रेन जो है ये प्रोकैरियोटिक सेल में भी है, यूकैरियोटिक सेल में भी है, प्लांट सेल में भी है, एनिमल सेल में भी, बैक्टीरिया में भी है, फंजाई में भी है। तो कोई भी अगर सेल है तो उसमें सेल मेम्ब्रेन जरूर पाई जाएगी, उसमें साइटोप्लाज्म जरूर पाया जाएगा, उसमें राइबोसोम जरूर पाया जाएगा। तो यहाँ पर सेल मेम्ब्रेन को आज हम डिटेल में पढ़ेंगे। अच्छा, एक चीज और याद करिए, मैंने आपको प्रोकैरियोट में भी सेल मेम्ब्रेन पढ़ाया था सेल एनवेलप के अंदर, और कहा था कि प्रोकैरियोट की सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर यूकैरियोट की सेल मेम्ब्रेन की तरह है और नेचर भी सेम है। प्रोकैरियोट और यूकैरियोट दोनों की सेल मेम्ब्रेन का नेचर सेलेक्टिवली परमेबल है और दोनों का स्ट्रक्चर भी सेम है। यहां पर आज इस टॉपिक में हम स्ट्रक्चर भी पढ़ने वाले हैं सेल मेम्ब्रेन का। तो सेल मेम्ब्रेन का जो डिटेल स्ट्रक्चर है ये हमें पता कब चला, तो चलिए यहां से शुरू करते हैं। सेल मेम्ब्रेन का डिटेल स्ट्रक्चर हमें पता चला 1950s में। द डिटेल्ड स्ट्रक्चर ऑफ cell membrane was studied in 1950s। अब सर ये 1950s क्या है? 1950s का मतलब है बेटा 1950 से लेकर 1959 के बीच के 10 साल, जिसको हम डिकेड भी कहते हैं, दशक। तो 1950 से लेकर 1962 के बीच के जो 10 साल का समय है उसे हम 1950s कहते हैं। जैसे आप कभी यूट्यूब पे सर्च करते होंगे ना कि 80s के सदाबहार गाने, तो 80s का मतलब क्या हो गया? 1980 से लेकर 1989, 1980 से लेकर 1989 के बीच में जितनी मूवीज रिलीज हुई उनके जो गाने हैं उनको कहते हैं 80s के सॉन्ग्स। 90s के सॉन्ग, 90s मतलब 90 से लेकर 1999 99 तक जितनी मूवीज रिलीज हुई उनके जो सॉन्ग आप सुनते हो कहते हैं 90s के सॉन्ग हैं। तो 1950s के दौरान मतलब 1950 से 1962 के बीच हमें सेल मेम्ब्रेन का डिटेल स्ट्रक्चर पता चला। और यहां एनसीईआरटी ये भी कहता आफ्टर द इन्वेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ये मैंने आपको बहुत शुरुआत में बता दिया था। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का इन्वेंशन किसने किया था, याद है आपको? नॉल एंड रस्का। नॉल एंड रस्का ने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का इन्वेंशन किया। और कब किया था ये भी बता दूं मैं आपको फिर से एक बार, वैसे आपको मैंने बताया था 1932। तो 1932 में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का इन्वेंशन हुआ और उसके बाद हम सेल मेम्ब्रेन की सारी डिटेल को समझ पाए। अब सेल मेम्ब्रेन में ज्यादातर जो रिसर्च किए गए हैं वो ह्यूमन आरबीसी पर किए गए हैं। अब ह्यूमन आरबीसी का आपको शेप भी पता है, साइज भी पता है, आज हम उसकी मेम्ब्रेन को भी जानेंगे। तो ह्यूमन आरबीसी का शेप मैंने आपको बताया था राउंड एंड बाइकॉन के। साइज कितना बताया था? 7 माइक्रोमीटर डायमीटर था वहां पर।
और अब यहां पर एनसीईआरटी क्या कह रहा है कि ज्यादातर जो रिसर्च है वो ह्यूमन आरबीसी पर किए गए। ज्यादातर रिसर्च किस पे किए गए? ह्यूमन आरबीसी पर। ह्यूमन आरबीसी रेड ब्लड सेल, इन्हें इरिथ्रोसाइट भी कहते हैं, इरिथ्रोसाइट। ठीक, इरिथ्रोसाइट मतलब आरबीसी। ह्यूमन आरबीसी पर जब केमिकल स्टडी की गई, केमिकल स्टडीज, तो पता चला भैया ये जो ह्यूमन आरबीसी, केमिकल स्टडी मतलब रासायनिक अध्ययन, भाई टेस्ट ट्यूब के अंदर केमिकल डाल के उसमें आरबीसी डाल के उस पर रिसर्च किया गया। तो जब केमिकल स्टडी की गई ह्यूमन आरबीसी पर तो पता चला कि जो सेल मेम्ब्रेन है वो दो चीजों से बनी है। केमिकल स्टडी करने पर यह पता चला कि जो सेल मेम्ब्रेन है ह्यूमन आरबीसी की, उस सेल मेम्ब्रेन मेनली दो चीजों से बनी है, प्रोटीन से और लिपिड से। किससे बनी है? प्रोटीन से और लिपिड से। और यह भी पता चला कि जो प्रोटीन है भैया ये 52% है और लिपिड जो है वो 40% है। ह्यूमन आरबीसी की बात हो रही है। इसका मतलब अगर आप मेरी स्किन सेल को ले लें, चीक सेल को ले लें, तो चीक सेल में भी सेल मेम्ब्रेन होगी। और क्या उसमें प्रोटीन और लिपिड की मात्रा इतनी ही होगी? नहीं। अगर आप मेरी डब्ल्यूबीसी को लेंगे और उसकी सेल मेम्ब्रेन में प्रोटीन और लिपिड चेक करेंगे तो इतना नहीं होगा। ये केवल ह्यूमन आरबीसी की बात है, केवल एरिथ्रोसाइट की बात है और किसी के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। अलग अलग सेल में प्रोटीन और लिपिड की मात्रा अलग अलग होगी। ये केवल ह्यूमन आरबीसी की बात है। अच्छा, और कोई पूछेगा भी नहीं आपसे ह्यूमन आरबीसी के अलावा। तो ये कह सकते हैं कि अमाउंट ऑफ प्रोटीन, अमाउंट ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड, लिपिड वेरीज कंसिडरेबली। वेरीज मतलब अलग अलग होना, वेरीज कंसिडरेबली, कंसिडरेबली मतलब काफी ज्यादा, कंसिडरेबली इन डिफरेंट, डिफरेंट सेल टाइप्स। अलग अलग टाइप की सेल में प्रोटीन और लिपिड की मात्रा अलग अलग होगी। लेकिन आपसे कभी भी एग्जाम में आरबीसी के अलावा दूसरा पूछेगा ही नहीं। तो ह्यूमन आरबीसी में सेल मेम्ब्रेन के अंदर प्रोटीन का अमाउंट 52% और लिपिड का अमाउंट 40%। अब जो लिपिड है सेल मेम्ब्रेन के अंदर, वो लिपिड फास्फोलिपिड के फॉर्म में। लिपिड किस रूप में है? फास्फोलिपिड के रूप में। तो आप लिपिड भी कह सकते हैं और फास्फोलिपिड भी कह सकते हैं। वैसे फास्फोलिपिड का मतलब होता है लिपिड के साथ अगर फॉस्फेट जुड़ जाए। लिपिड के साथ अगर फॉस्फेट जुड़ जाए तो इसे क्या कहते हैं बेटा? फास्फोलिपिड कहते हैं। तो सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो लिपिड है वो फास्फोलिपिड के फॉर्म में है। और जो लिपिड या फास्फोलिपिड का एक मॉलिक्यूल हो, यहां दिखाई दे रहा है आपको बेटा, है ना? ये जो मॉलिक्यूल आपको दिखाई दे रहा है बेटा, इसमें इस वाले पार्ट को हम लोग जो गोल गोल दिखाई दे रहा है ना, इसको हेड कहते हैं। हेड एक है और ये जो आपको दो दिखाई दे रहे हैं डंडे, इनको कहते हैं टेल। क्या कहते हैं? टेल। कितनी? दो। इसका मतलब एक फास्फोलिपिड मॉलिक्यूल के अंदर एक हेड होता है और दो टेल होती हैं। एक फास्फोलिपिड मॉलिक्यूल में एक हेड होगा और दो टेल पाई जाएंगी। इतनी बात क्लियर है? एक हेड और दो टेल हो जाएंगी। अब देखिए यहां पर ये हेड है और दो टेल यहां से ऐसे निकली हुई हैं। अब जो हेड रीजन यहां पर है बेटा, हेड, और ये हो गया टेल। जो हेड रीजन है ये होता है पोलर। हेड कैसा है? पोलर। और टेल कैसी है? नॉन पोलर। अब इसका क्या मतलब है? अब ये थोड़ी सी केमिस्ट्री है, पोलर एंड नॉन पोलर। थोड़ा सा सिखा देते हैं आपको केमिस्ट्री। केमिस्ट्री ये कहती है कि जैसे मान लो CO2 मॉलिक्यूल है, CO2 मॉलिक्यूल। अब जो CO2 मॉलिक्यूल है इसका जो डाइपोल मोमेंट है वो होता है 0। ये डाइपोल मोमेंट का रिप्रेजेंटेशन है, डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट। अब ये केमिस्ट्री में आपको पढ़ाया जाएगा डाइपोल मोमेंट क्या होता है, अपने केमिस्ट्री के मास्टर जी से पूछिएगा। अगर डाइपोल मोमेंट 0 है बेटा,
तो कहेंगे भैया ये जो मॉलिक्यूल है वो कैसा है, नॉन पोलर। कैसा है, नॉन पोलर। अच्छा, दूसरी तरफ अगर हम वाटर मॉलिक्यूल की बात करें, तो वाटर मॉलिक्यूल का जो डायपोल मोमेंट है वो नॉन जीरो, जीरो नहीं होता है। इसका मतलब जिसका डायपोल मोमेंट जीरो नहीं होगा वो पोलर कहलाएगा। आपके लेवल पे भी इतना इंपॉर्टेंट है। ये भी एनसीईआरटी ने यहाँ पर बायो में मेंशन नहीं किया, उसने सोचा कि आपको तो पता ही होगा पोलर और नॉन पोलर क्या होता है, और ये तो मुझको पता है ना कि तुमको कितना पता है। तो इसीलिए मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कर दिया। पोलर वो हैं जिनका डायपोल मोमेंट नॉन जीरो हो, और नॉन पोलर वो हैं जिनका डायपोल मोमेंट जीरो हो। दूसरी बात, ये जो हेड है बेटा, हेड है हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफिलिक, और जो टेल है बेटा ये है हाइड्रोफोबिक। अब ये क्या है सर? हाइड्रो का मतलब होता है पानी, और फिलिक का मतलब होता है लविंग। मतलब जो हेड है उसको पानी से प्यार है, और जो टेल है ये हाइड्रोफोबिक, फोबिक मतलब होता है डर लगना। टेल एकदम तुम्हारी तरह है, जैसे तुमको पानी से डर लगता है खासतौर से ठंडियों में, वैसे टेल को भी पानी से डर लग रहा है। अब सर ये डरने वाली बात, पानी वाले पानी कहाँ से आ गया? तो चलिए पानी अभी थोड़ा समझाएंगे आपको, थोड़ा सब्र करो भी। पहले ये समझते हैं कि जो टेल है ये बनी किससे है। टेल इज मेड ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। टेल किससे बनी है? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अब सर ये क्या है? सैचुरेटेड क्या है, हाइड्रोकार्बन क्या है, ये सर बताइए जरा। चलिए तो इसको भी थोड़ा सा सीख लेते हैं। देखिए सैचुरेटेड का मतलब होता है, फिर तो हाइड्रोकार्बन जान लो, ठीक है। हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन ऐसा कोई भी कंपाउंड जो हाइड्रोजन और कार्बन से बना हो। किससे बना हो? हाइड्रोजन और कार्बन से बना हो, उसे क्या बोलते हैं बेटा? हाइड्रोकार्बन। जैसे एग्जांपल, सबसे सिंपल मीथेन। मीथेन में कार्बन और हाइड्रोजन दोनों है, तो ये क्या हो गया? हाइड्रोकार्बन, है ना। जैसे कि यहाँ पर आप देखो, एक एग्जांपल और लेते हैं। इसका नाम क्या है? इसका नाम है इथेन। और इथेन में अगर आप देखें तो दो कार्बन है, और यहाँ पर 6 हाइड्रोजन अटैच है, C2H6 हो गया, तो ये भी हाइड्रोकार्बन हो गया, है ना। इसी तरह अगर यहां पर आप देखें बेटा, तो ये भी क्या है? हाइड्रोकार्बन। इसका नाम क्या है? इथीन। इथीन इसका नाम हो गया। अब यहां पर आप देखें तो ये मीथेन, इथेन, इथीन ये सब क्या हो गए? हाइड्रोकार्बन। अब दूसरी बात समझो, अगर किसी हाइड्रोकार्बन में कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है, तो कैसा हो जाएगा? सैचुरेटेड। और अगर कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड आ गई तो कैसा हो गया? अनसैचुरेटेड। कुछ समझे? अच्छा मान लो भूल गए एग्जाम में, क्योंकि ये तो हर साल पूछा जाता है। मान लो भूल गए सैचुरेटेड किसको कहते हैं, अनसैचुरेटेड, तो ऐसे समझ लो कि कार्बन कार्बन के बीच कैसा बॉन्ड है? सिंगल। एस फॉर सिंगल, एस फॉर सैचुरेटेड। मतलब जो सिंगल होगा वो सैचुरेटेड होगा, और जो डबल होगा वो अनसैचुरेटेड होगा। क्योंकि जब डबल हो जाएगा तो दूसरे की भी जरूरतें होंगी, अकेले रहेगा तो सैचुरेटेड रहेगा। तो एस फॉर सिंगल, एस फॉर सैचुरेटेड, कभी गलती होगी नहीं। तो टेल किससे बनी है? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। बात समझ में आ गई? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से टेल बनी हुई है। अब पानी पे वापस लौटते हैं। हेड को पानी से प्यार है और टेल को पानी से डर लगता है। तो टेल को पानी से डर लगता है, तो इसीलिए टेल को पानी से बचाना है। लेकिन सवाल ये उठता है कि पानी कहां से आ गया? ये पानी आएगा कहां से? तो चलिए जरा पानी लेके आते हैं, पानी देखते हैं ये कहां से आ गया। तो पानी को समझने के लिए पहले तो हम आरबीसी लेके आ जाएं, क्योंकि आरबीसी की मेम्ब्रेन हम लोग पढ़ रहे हैं। दिस इज आरबीसी, रेड ब्लड सेल। क्लियर? अभी जो आरबीसी है बेटा, इसके अंदर क्या भरा होगा? इस सेल है ना, तो सेल के अंदर ही पूरा साइटोप्लाज्म भरा होगा। और साइटोप्लाज्म जो है बेटा, साइटोप्लाज्म का सबसे ज्यादा जो हिस्सा होता है वो पानी ही होता है ना। तो अंदर पानी यहां भरा हुआ है ना। ये सेल मेम्ब्रेन आपको दिखाई ही दे रही है।
तो सेल मेम्ब्रेन के अंदर की तरफ पूरा क्या भरा है? पानी। अच्छा, अब जरा बाहर देखते हैं। इस सेल मेम्ब्रेन के बाहरी आरबीसी नाम की जो सेल है, ये हमारे ब्लड का हिस्सा है, खून का। और ब्लड के 2 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट होता है प्लाज्मा और दूसरा होता है फॉर्म्ड एलिमेंट्स। ये चैप्टर 15 जब आप पढ़ोगे बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन तब पढ़ाएंगे। तो प्लाज्मा एंड फॉर्म्ड एलिमेंट 3 होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट। ये तीनों फॉर्म्ड एलिमेंट प्लाज्मा में बह रहे हैं। तो इसके चारों तरफ क्या है बेटा? प्लाज्मा। और प्लाज्मा का 90 से 92% हिस्सा पानी ही है। ये देखो, तो अंदर पानी, बाहर पानी, चारों तरफ पानी ही पानी। मतलब इस मेम्ब्रेन के चारों तरफ पानी ही पानी भरा हुआ है। आपको समझ में आया? और इसी मेम्ब्रेन के अंदर लिपिड है, और लिपिड के अंदर हेड और टेल है, और टेल को लगता है पानी से डर। और पानी दोनों तरफ, तो बचेगी कैसे भैया? तो चलिए इतना हिस्सा काट लेते हैं यहां से मेम्ब्रेन का। इतना हिस्सा काट के और यहां पे आपको बना के दिखाते हैं, तो कैसा दिखाई देगा आपको? दिखाई कुछ ऐसा देगा भैया, ये इसको ऐसे समझो। ये देखो, कुछ इस तरह का अरेंजमेंट होगा बेटा। ये लिपिड के मॉलिक्यूल बना रहे हैं, और लिपिड के मॉलिक्यूल इस तरीके से इन्होंने एक लेयर बना ली, और एक लेयर नहीं, इन्होंने इस तरीके से 2 लेयर बना ली। ये देखिए, ये ऐसे इन्होंने 2 लेयर बना ली इस तरीके से। तो लिपिड बाई लेयर में अरेंज हो जाती है। लिपिड कितनी लेयर में आ गई? बाई लेयर। लिपिड बाइलेयर में अरेंज हो गई। लिपिड कहो या फास्फोलिपिड, यहां पर एक ही बात है ये, ठीक है। लिपिड बाइलेयर में अरेंज हो गई। अब देखिए, अब कह रहे थे कि भैया ये देखो, ये इतना हिस्सा काट के यहां पर बड़ा करके दिखाया गया है। तो अगर इतना हिस्सा मैंने काट के दिखाया, तो आप मुझे बताओ इधर क्या है? प्लाज्मा, और प्लाज्मा में क्या है? पानी। इधर भी पानी। और इसके इधर की तरफ देखो तो साइटोप्लाज्म है, और साइटोप्लाज्म में भी क्या है बेटा? इधर भी पानी। और पानी से बचाना किसको था? टेल को। तो टेल बच गई। टेल बच गई। आप देखो, पानी से जिसको प्यार था वो पानी की तरफ चला गया, और टेल दोनों तरफ से अंदर की तरफ आ गई। केवल इसी अरेंजमेंट से ही टेल को हम पानी से बचा सकते थे। तो लिपिड बाइलेयर का जो अरेंजमेंट है वो इस तरीके से है कि हेड चले गए पानी की तरफ और टेल आ गई अंदर की तरफ, और इस तरीके से ये पानी से बच गई। और भी अरेंजमेंट हो सकते हैं। देखो जरा, एक व्यवस्था ऐसी भी तो हो सकती है कि भैया सिंगल लेयर में हो। अगर सिंगल लेयर में लिपिड का अरेंजमेंट होता, इधर पानी, बच नहीं सकते थे। अच्छा, ऐसा अरेंजमेंट सोचो कि 2 लेयर होती, लिपिड की 2 लेयर होती, और इस तरीके से 2 लेयर होती। अगर बाइलेयर इस तरीके से अरेंज होती, तो इधर पानी, इधर पानी। इधर तो पानी से बच गई टेल, लेकिन इधर नहीं बच पाई, तो ऐसी व्यवस्था भी नहीं हो सकती। एक अरेंजमेंट ऐसा भी तो हो सकता है कि 2 लेयर हों। कितनी हो? 2 लेयर हों, लेकिन 2 लेयर इस तरीके से अरेंज हो। 2 लेयर है लेकिन इस तरीके से अरेंज है। तो टेल किधर गई? पानी की तरफ। टेल किधर गई? पानी की तरफ। पानी से बच ही नहीं पा रही। यानी टोटल 4 अरेंजमेंट हो सकते हैं। एक ये अरेंजमेंट है, 3 ये। और इन 4 अरेंजमेंट में केवल यही एक ऐसा अरेंजमेंट है जिसमें टेल को पानी से बचाया जा सकता, और इसीलिए नेचर ने इस तरह का अरेंजमेंट किया है। जो सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है वो इस तरह का है। और ये किसकी सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है? प्रोकैरियोट की यूकैरियोट? दोनों की। क्योंकि दोनों का स्ट्रक्चर तो सेम ही होता है ना। भले हम ह्यूमन आरबीसी की मेम्ब्रेन को पढ़ रहे हैं, लेकिन ये किसी भी मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है। हर मेम्ब्रेन इसी तरीके से अरेंज रहती है। अब जब साइंटिस्ट ने और रिसर्च किया, तो पता चला कि भैया यहां पर एक और लिपिड पाई जाती है, जिसे हम लोग कहते हैं कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल भी एक लिपिड ही है, आगे हम लोग पढ़ेंगे बायोमोलिक्यूल में। तो यहाँ कोलेस्ट्रॉल नाम की भी एक लिपिड पाई जाती है। इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट भी प्रेजेंट है। इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट, कोलेस्ट्रॉल भी दिखाई दे रहा है यहाँ पर। ये मैंने स्ट्रक्चर भी बना के आपको दे दिया है। तो कोलेस्ट्रॉल भी मिलेगा, और इसके अलावा यहाँ पर
कोलेस्ट्रॉल के अलावा कार्बोहाइड्रेट भी प्रेजेंट होती, कार्बोहाइड्रेट भी पाई जाती है। तो इसका मतलब कि सेल मेम्ब्रेन के अंदर, देखो जरा, सेल मेम्ब्रेन के अंदर क्या क्या चीजें मिल गई। एक तो मिल गई फास्फोलिपिड, फास्फोलिपिड। और क्या मिला बेटा? प्रोटीन्स, प्रोटीन्स। और क्या मिला यहां पर? और मिला यहां पर कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट। डायग्राम में इसको एनसीईआरटी ने शुगर के फॉर्म में दिखाया है, कार्बोहाइड्रेट। और क्या मिलेगा? कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल। अच्छा, फास्फोलिपिड का जो एग्जाम्पल है यहां पर अगर हम लोग लें, तो फास्फोलिपिड का एग्जाम्पल है लेसिथिन। लेसिथिन क्या है बेटा? लेसिथिन एक फास्फोलिपिड है, लेसिथिन एक फास्फोलिपिड है। और ये फास्फोलिपिड कहां पाई जाती है? सेल मेम्ब्रेन के अंदर। लेसिथिन नाम की फास्फोलिपिड कहां पर पाई जाती है? सेल मेम्ब्रेन में। तो सेल मेम्ब्रेन में इतने सारे कंपोनेंट हो गए, फास्फोलिपिड, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, कोलेस्ट्रॉल। इतना क्लियर सबको? अब आगे बढ़ते हैं। अब जो सेल मेम्ब्रेन है उसमें जो प्रोटीन है उसको भी जरा बना के दिखाते हैं आपको, ठीक? ध्यान से देखिएगा और बताइएगा। देखिए, ये लिपिड का एक मॉलिक्यूल हो गया, ये लिपिड का दूसरा मॉलिक्यूल हो गया, ये लिपिड का तीसरा मॉलिक्यूल हो गया, ये चौथा मॉलिक्यूल हो गया, है ना? ऐसे ही बहुत सारे मॉलिक्यूल मैंने बना के एक लेयर पूरी बना दी इस तरीके से, ठीक है? एक लेयर और बना लेते हैं, ये बाई लेयर बना दे रहे हैं, ठीक है? अब मैं क्या कर रहा हूं यहां पर? अब मैं यहां पर प्रोटीन बना रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। ये जो व्हाइट कलर से मैंने दिखाई, ये प्रोटीन दिखाई है। अब मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछूंगा कि ये जो प्रोटीन है इसका नाम रख लेते हैं एक्स और इसका नाम रख लेते हैं वाई। अब मैं आपसे ये कहता हूं कि एक्स और वाई को पकड़ के खींचना है आपको, चलो खींचो जरा। एक्स को यहां से पकड़ के खींचो और वाई को पकड़ के खींचो। किसको यहां से खींच के निकालना आसान है? तो ऑब्वियस है, कोई भी आसानी से बता सकता है कि वाई को निकालना ज्यादा आसान है यहां से, लेकिन एक्स को निकालना आसान नहीं, क्योंकि ये ज्यादा अंदर धसी हुई है बाइलेयर में, ये बाइलेयर में ज्यादा धसी, तो एक्स को निकालना आसान नहीं होता है। वाई को आसानी से निकाल सकते, लेकिन एक्स को निकालना आसान नहीं है। तो जिसको आसानी से निकाला जा सकता हो, जिसको आसानी से निकाला जा सकता उसे कहते हैं एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। क्या कहते हैं? एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। या फिर इसे नाम देते हैं पेरिफेरल प्रोटीन, क्योंकि ये पेरीफेरी पर है, पेरिफेरल प्रोटीन। और ये जो अंदर धसी हुई है इसको कहते हैं इंट्रिंसिक प्रोटीन, इंट्रिंसिक, या इसे कहते हैं इंटीग्रल प्रोटीन, इंटीग्रल प्रोटीन, या इसे कहते हैं इंटरनल प्रोटीन, इंटरनल प्रोटीन। यानी सेल मेम्ब्रेन के अंदर दो तरह की प्रोटीन है, जिनको आसानी से खींच के निकाला जा सकता है उन्हें एक्सट्रिंसिक या पेरिफेरल प्रोटीन कहते हैं, और जो ज्यादा अंदर एम्बेडेड है, धसी, उन्हें इंट्रिंसिक, इंटीग्रल या इंटरनल प्रोटीन के नाम से जानते हैं। इनको आप एक्सटर्नल भी कह सकते हो, मन हो तो आपका इनको एक्सटर्नल भी कह लो। दीज आर द एक्सटर्नल प्रोटीन, क्योंकि इंटरनल कह रहे हैं। अभी दो तरह की जो प्रोटीन है किस बेसिस पे हमने बनाई है, कि कितनी आसानी से खींच के निकाल सकते हैं, यानी ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन, ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन, ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन, आसानी से, ईज से ही बना है इजी, तो ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन यानी आसानी से निकालने के आधार पे, ऑन द बेसिस ऑफ ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन, मेम्ब्रेन प्रोटीन्स आर ऑफ टू टाइप्स, एक्सट्रिंसिक एंड इंट्रिंसिक। जिनको आसानी से निकाला जा सकता है वो एक्सट्रिंसिक होती हैं, और जो गहराई में धसी होती है उन्हें इंट्रिंसिक प्रोटीन कहते हैं। तो ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन के आधार पे प्रोटीन दो टाइप की हो गई, इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक। तो यहां पर
ये स्ट्रक्चर हमें वो 1950s के दौरान पता चला इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखने के बाद। अब सेल मेम्ब्रेन को समझाने के लिए कई सारे मॉडल दिए गए हैं, लेकिन हमारे सिलेबस में केवल एक ही मॉडल है, दैट इज फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। तो अब हम इस मॉडल को डिटेल में पढ़ेंगे। तो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में सबसे पहले तो हम यही बात करेंगे कि फ्लूइड मोज़ेक मॉडल किसने दिया, कब दिया। तो चलिए, ये जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है, ये सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को समझाने के लिए दिया गया। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में दो चीजें सबसे पहले आप समझ लेंगे, एकदम क्लियर कर लेंगे कि दिस मॉडल वाज गिवन बाय सिंगर एंड निकोलसन। दो साइंटिस्ट हैं, सिंगर एंड निकोलसन, इन द ईयर 1972। 1972 में इन दो साइंटिस्ट सिंगर एंड निकोलसन के द्वारा फ्लूइड मोज़ेक मॉडल को प्रपोज किया गया। और इस मॉडल में हमें यह बताया गया कि जो सेल मेम्ब्रेन में लिपिड है, उस लिपिड का नेचर क्वासी फ्लूइड होता है। क्या बताया गया? क्वासी फ्लूइड नेचर ऑफ लिपिड, क्वासी फ्लूइड नेचर ऑफ लिपिड। अभी क्वासी फ्लूइड क्या है? जैसे कि क्वासी का मतलब यह हो गया जैसे टूथपेस्ट की तरह। जो टूथपेस्ट है ना तो बहुत ज्यादा सॉलिड फॉर्म में है और ना ही बहुत ज्यादा लिक्विड फॉर्म में है, तो उसे कहेंगे क्वासी फ्लूइड के फॉर्म में, जेल लाइक आप समझ लो। जेल की तरह या टूथपेस्ट की तरह या चटनी की तरह आप समझ लो, उसी की तरह की सेल मेम्ब्रेन है। तो सेल मेम्ब्रेन का क्वासी फ्लूइड नेचर है, और क्वासी फ्लूइड नेचर होने की वजह से सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो प्रोटीन है वो मूवमेंट कर सकती है। सेल मेम्ब्रेन के अंदर ही जो प्रोटीन है ये मूवमेंट करती है। मूवमेंट कुछ ऐसे करती है, ऐसे। जो एरो मैंने बनाई इसको जरा ध्यान से देखिएगा। जो एरो की डायरेक्शन है यही इंपॉर्टेंट है। यानी जो प्रोटीन है ये सेल मेम्ब्रेन में अपनी जगह पर, ये लिपिड का नेचर क्वासी फ्लूइड है। आप सोचो कि अगर ये लिपिड एकदम सॉलिड हो तो ये प्रोटीन तो हिल भी नहीं सकती, लेकिन चूंकि इस मेम्ब्रेन का नेचर क्वासी फ्लूइड है, इस वजह से ये जो प्रोटीन है ये अपनी जगह पर ऊपर नीचे ऐसे मूव कर सकती है। ऐसे मूव नहीं करेगी कि प्रोटीन उठ के यहां से यहां जाए, लेकिन ये प्रोटीन अपनी जगह पर ऐसे मूव करेगी। इसको कहते हैं लेटरल मूवमेंट। कैसा मूवमेंट हो रहा है? लेटरल मूवमेंट, लेटरल मूवमेंट। तो क्वासी फ्लूइड नेचर होने की वजह से प्रोटीन का लिपिड बाइलेयर में लेटरल मूवमेंट चल रहा है, लेटरल मूवमेंट। और इस मूवमेंट को, कि कितना मूवमेंट हो रहा है, इस मूवमेंट को नापा भी जा सकता है, इस मूवमेंट को मेजर भी किया जा सकता है। इसको मेजर करने के लिए कि कितना मूवमेंट हो रहा है, क्वासी फ्लूइड नेचर कितना है, इसको मेजर करते हैं इन द टर्म्स ऑफ फ्लूइडिटी। इसमें नापते हैं फ्लूइडिटी के टर्म में। जैसे हमें दूध नापना है तो दूध किस में नापेंगे? लीटर में नाप लेंगे। दूरी नापनी है तो किस में नाप लेंगे? मीटर में, किलोमीटर में। उसी तरीके से अगर हमें नापना है लेटरल मूवमेंट को, कि कितना मूवमेंट हो रहा है, हमें क्वासी फ्लूइड नेचर बताना है, तो हम फ्लूइडिटी में नाप लें। हम ऐसे कह सकते हैं कि अगर किसी मेम्ब्रेन का क्वासी फ्लूइड नेचर ज्यादा है तो फ्लूइडिटी ज्यादा होगी, लेटरल मूवमेंट ज्यादा होगा। क्वासी फ्लूइड नेचर कम है, फ्लूइडिटी कम हो जाएगी और लेटरल मूवमेंट कम हो जाएगा। अब इस फ्लूइड नेचर का फायदा क्या है? फ्लूइड होने से क्या फायदा? तो एक फायदा तो आपको समझ, अगर फ्लूइड ना होता तो ये प्रोटीन मूवमेंट ना कर पाती। तो अब फायदा यहां पर समझते हैं जरा। फ्लूइड नेचर ऑफ, फ्लूइड नेचर ऑफ मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन इज important, important for many functions। ये सेल के कई सारे काम में हेल्प करता है। मेनी फंक्शंस लाइक, कुछ काम मैं आपको बता कि किन किन काम में ये क्वासी फ्लूइड नेचर हेल्प करता है। नंबर वन, आप पहचानना पहले, एक ये सेल थी कुछ समय पहले और कुछ समय के बाद ये सेल कुछ ऐसी हो गई।
बताइए क्या हुआ होगा? इस घटना को हम क्या कहेंगे? दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ग्रोथ। क्या कहते हैं इसे? ग्रोथ। अब ग्रोथ क्यों पॉसिबल हुई? आप सोचो जरा, अगर ये सेल मेम्ब्रेन एकदम सॉलिड फॉर्म में होती तो इसका साइज बढ़ ही ना पाता। जैसे कमरा है मान लो, अब ये कमरा दीवार से बना है, सॉलिड है एकदम, तो क्या इस कमरे का हम साइज बढ़ा सकते हैं? नहीं। कितनी भी हवा भर दे साइज नहीं बढ़ेगा, कितना भी पानी भर दें साइज नहीं बढ़ेगा। लेकिन ये जो सेल मेम्ब्रेन एकदम बलून की तरह है, बलून में हवा भरते जाएं उसका साइज बढ़ता जाएगा। तो क्वासी फ्लूइड नेचर कई सारे काम में सहायक, जैसे ग्रोथ हो गया, और भी काम है जैसे सेल डिवीजन, सेल डिवीजन में सहायक। सेल डिवीजन मतलब एक सेल है और इससे डिवाइड होके दो सेल का फॉर्मेशन हो गया। तो सेल डिवीजन इसीलिए पॉसिबल है क्योंकि सेल मेम्ब्रेन का नेचर क्वासी फ्लूइड है या फ्लूइड है। तीसरा, सिक्रीशन। सिक्रीशन, सिक्रीशन की अगर बात करें बेटा, तो सिक्रीशन का मतलब है कि कोई सेल है और इस सेल से कोई चीज बाहर आ रही है। और कई सारे काम है जैसे एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस, एंडोसाइटोसिस का मतलब ये सेल है, इसके अंदर कुछ आ रहा है। जैसे फॉर्मेशन ऑफ, फॉर्मेशन ऑफ इंटरसेलुलर, इंटरसेलुलर जंक्शंस। अब इंटरसेलुलर जंक्शंस चैप्टर 7 में आपने पढ़े हैं। एपिथेलियल टिश्यू में टाइट जंक्शन, गैप जंक्शन, एडहरिंग जंक्शन। तो ये जंक्शन इसीलिए बनते हैं क्योंकि सेल मेम्ब्रेन का नेचर फ्लूइड है। तो फ्लूइड नेचर कई सारे काम में सहायक है, लेकिन सबसे जो इंपॉर्टेंट फंक्शन है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन इज ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस। ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस, और ये डिटेल में हमें पढ़ना है। ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस यानी सेल मेम्ब्रेन के थ्रू मॉलिक्यूल का ट्रांसपोर्ट होता है। सेल मेम्ब्रेन के थ्रू मॉलिक्यूल अंदर भी आते हैं और इसके बाहर भी जाते हैं। तो कैसे ये ट्रांसपोर्ट होता है, कौन सी मैकेनिज्म है, ये हम लोग सीखेंगे यहाँ पर, है ना। जैसे यहाँ पर एंडोसाइटोसिस आपको दिखाया गया, कोई चीज सेल के अंदर एंटर कर रही है। ये ऑस्मोसिस यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। अब इसके बारे में हम लोग बात करेंगे, है ना। तो अब कई सारे टर्म हैं सिलेबस में, जैसे एक्टिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव ट्रांसपोर्ट, सिंपल डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ये सारे टर्म आज हम क्लियर करेंगे। और ये जो मैं आज आपको एक्टिव पैसिव सिखाने जा रहा हूँ ना, ये फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में बहुत काम आएगा, और बायो में तो कई बार इसको पढ़ना है। लेकिन आज ही मैं सारी डिटेल आपको पढ़ा दूंगा, तो आगे जब कभी भी आएगा, जैसे फोटोसिंथेसिस में आएगा, रेस्पिरेशन में आएगा, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में आएगा, तो ध्यान रखिएगा क्योंकि वहां पर इतनी डिटेल में हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे। तो इसको समझने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एक सेल बना लेते हैं। ठीक है, देखिएगा, ये एक हमने सेल बना लिया यहाँ पर, और उस सेल में सबसे बाहर आपको क्या दिखा दिया बेटा? सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, ये सेल मेम्ब्रेन है। और सेल मेम्ब्रेन जो है बेटा, इसमें एक चीज और ध्यान रखिएगा कि जो सेल मेम्ब्रेन है ये नॉन पोलर है। सेल मेम्ब्रेन का नेचर कैसा है? नॉन पोलर। तो नॉन पोलर सेल मेम्ब्रेन है। ठीक, अब जरा देखो, ये सेल के अंदर की जगह है और ये सेल के बाहर की जगह। अब यहां पर मैं कुछ मॉलिक्यूल आपको दिखाता हूं। जैसे एक मॉलिक्यूल यहां मैं दिखा रहा हूं, इस मॉलिक्यूल का नाम रख लेते हैं जैसे ए मॉलिक्यूल। पहला सवाल, ए मॉलिक्यूल सेल के अंदर है कि बाहर है? अरे तो बहुत आसान सा सवाल है यार, दोनों तरफ है। और इस मॉलिक्यूल को मान लो हमें सेल के अंदर लेके आना है। दूसरा एक मॉलिक्यूल ले लेते हैं बेटा। दूसरा एक मॉलिक्यूल है, यहां पर बना लेते हैं। दूसरा एक मॉलिक्यूल है बी, और ये मॉलिक्यूल बी सेल के अंदर भी है, इसको अंदर लाना है। ठीक है, तीसरा एक मॉलिक्यूल और ले लेते हैं सी नाम का, और ये जो मॉलिक्यूल है, आप देख लो जरा, सी मॉलिक्यूल दोनों तरफ है ना, और इसे हमें अंदर लाना है।
ए मॉलिक्यूल, बी मॉलिक्यूल, सी मॉलिक्यूल, तीनों को हमें सेल के अंदर ले जाना है। ठीक है, अब पहले तो ये देखो कि जो ए और बी मॉलिक्यूल वो बाहर ज्यादा है, अंदर कम है, और जो सी मॉलिक्यूल है वो बाहर कम है और अंदर ज्यादा है। अब एक्टिव पैसिव का कॉन्सेप्ट सीखते हैं। देखिए, एक्टिव पैसिव को समझने के लिए दो रास्ते हैं आपके पास में। पहला रास्ता, जिधर ज्यादा कंसंट्रेशन हो उधर से कम की तरफ अगर जा रहे हो तो उसे कहते हैं पैसिव। ज्यादा से कम की तरफ जा रहे हो तो पैसिव, और कम से ज्यादा की तरफ जा रहे हो तो एक्टिव कहेंगे। इसका मतलब कि यहाँ पर बेटा ये जो दोनों आपको दिखाए गए हैं, ये वाले दोनों ए और बी का मूवमेंट, ये हो जाएगा पैसिव ट्रांसपोर्ट। कैसा होगा? पैसिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव ट्रांसपोर्ट। और ये जो सी आपको दिखाया गया बेटा, ये कैसा हो जाएगा? दिस इज द एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो जाए, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। इतना क्लियर सबको? बहुत आसान सी बात है। ज्यादा कंसंट्रेशन से कम की तरफ अगर जा रहे हैं तो पैसिव, कोई एनर्जी खर्च नहीं होगी, और कम मॉलिक्यूल से ज्यादा मॉलिक्यूल यानी लो कंसंट्रेशन से हाई की तरफ जा रहे हैं तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट। इसको लिख भी देते हैं इस तरीके से हम लोग। पैसिव में क्या कह रहे हैं? पैसिव में पहली बात, हाई कंसंट्रेशन, हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन मूवमेंट, हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन मूवमेंट। यहां पर उल्टा करना है बेटा, यहां पर कहेंगे लो कंसंट्रेशन, लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन मूवमेंट। दूसरा रास्ता क्या है? दूसरा रास्ता यह है कि कभी कभी सवाल ग्रेडियंट के टर्म में पूछा जाता है। अब एक ग्रेडियंट क्या है? देखिए, ग्रेडियंट का मतलब होता है डिफरेंस। ग्रेडियंट का मतलब डिफरेंस। अब वो किसी भी चीज का डिफरेंस हो सकता है। जैसे दो लोगों की हाइट में अंतर तो कहेंगे हाइट का ग्रेडियंट, कलर में अंतर तो कलर का ग्रेडियंट, है ना? तो ग्रेडियंट का मतलब हो गया कि डिफरेंस। तो यहां पर कंसंट्रेशन का डिफरेंस है तो कहेंगे भैया ए का ग्रेडियंट है, बी का ग्रेडियंट है, सी का ग्रेडियंट है। अगर दोनों तरफ मॉलिक्यूल बराबर हो तो कहेंगे कोई ग्रेडियंट नहीं है। ग्रेडियंट के लिए अंतर होना जरूरी है। अब ग्रेडियंट की डायरेक्शन हमेशा हाई से लो होती है। तो अगर मैं डायरेक्शन ऑफ ग्रेडियंट दिखाऊं, अभी तक जो डायरेक्शन मैंने दिखा रखी है बेटा, वो डायरेक्शन है मूवमेंट की। ये जो एरो अभी तक बने हुए हैं, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द मूवमेंट। ये जो एरो मैंने बना रखे हैं, डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट, डॉम, डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट, डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट। डायरेक्शन ऑफ ग्रेडियंट आपको बनाना पड़ेगा, और डायरेक्शन ऑफ ग्रेडियंट हमेशा हाई से लो। तो हाई से लो की तरफ एरो बना दो। हाई से लो बनाओगे, इसको हो गया डायरेक्शन ऑफ ग्रेडियंट, डॉग, डायरेक्शन ऑफ ग्रेडियंट। और यहां हाई से लो बनाओगे तो डायरेक्शन ऑफ ग्रेडियंट। अब देखो आप, अगर मूवमेंट और ग्रेडियंट की डायरेक्शन सेम है तो पैसिव, अगर ग्रेडियंट और मूवमेंट की डायरेक्शन सेम है तो पैसिव, और अगर अपोजिट है तो एक्टिव। एक रास्ता और इसको कहने का है। सेकंड, एक ही तरफ है तो कहेंगे अलोंग। क्या बोलेंगे? अलोंग कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मूवमेंट, अलोंग कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मूवमेंट। और अगर भैया अपोजिट है तो क्या बोलेंगे? अपोजिट है तो बोलेंगे अगेंस्ट। क्या बोलेंगे? अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मूवमेंट, अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मूवमेंट। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। दो रास्ते मैंने बताए, या तो अलोंग अगेंस्ट करके पूछेगा ग्रेडियंट के फॉर्म में, या लो से हाई या हाई से लो कहेगा। तो बहुत आसान सी बात है। हाई से लो जा रहे हैं पैसिव, लो से हाई जा रहे हैं एक्टिव, अलोंग जा रहे हैं यानी मोमेंट और ग्रेडियंट सेम डायरेक्शन में अलोंग, पैसिव, अगेंस्ट हो गए तो एक्टिव। अब जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट एनर्जी खर्च करता है। तो एनर्जी, और एनर्जी का रूप क्या है? एटीपी। तो एनर्जी और एटीपी इज यूटिलाइज्ड, एनर्जी और एटीपी इज यूटिलाइज्ड। और यहां पर
नो एनर्जी इज यूटिलाइज्ड, यहां पर कोई एनर्जी खर्च नहीं होगी, इसलिए इसका नाम पैसिव है। जबकि एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी खर्च होती है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी खर्च होती है, पैसिव में कोई भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं है। आप ऐसे भी याद रख सकते हो, ए फॉर एक्टिव और ए फॉर एटीपी, यानी एक्टिव में एटीपी खर्च होती है, एक्टिव में एटीपी खर्च होती है। ठीक, अब एक चीज और समझते हैं। आपके दिमाग में एक सवाल आना चाहिए कि सर ये ए और बी क्यों बनाए थे, दो क्यों बनाए थे? एक भी बनाते तब भी काम चल जाए, एक्टिव में तो आपने एक ही से समझा दिया, इसमें दो क्यों बनाए हैं? अब जरा समझते हैं। जो ए मॉलिक्यूल है, जो ए मॉलिक्यूल है, अगर ये मॉलिक्यूल न्यूट्रल सॉल्यूट है, क्या है ये? न्यूट्रल। न्यूट्रल मतलब इसमें कोई चार्ज नहीं, न्यूट्रल सॉल्यूट। सॉल्यूट मतलब जो घुल जाए, जैसे एक हमने गिलास पानी लिया और एक चम्मच चीनी ली, तो चीनी को पानी में घोल दिया, तो कहेंगे चीनी जो है वो सॉल्यूट है, पानी जो है वो सॉल्वेंट है, और जो शरबत बना वो सोल्यूशन हो गया। तो न्यूट्रल सॉल्यूट जिसपे कोई चार्ज ना हो। बी जो मॉलिक्यूल हमने लिया है, बी मॉलिक्यूल इज पोलर, दिस इज पोलर मॉलिक्यूल। और जो पोलर मॉलिक्यूल है बेटा, ये नॉन पोलर लेयर से पास नहीं हो सकता। पोलर मॉलिक्यूल नॉन पोलर लेयर को क्रॉस नहीं कर सकता, लेकिन क्रॉस करेगा। क्रॉस कर नहीं सकता लेकिन करेगा, क्योंकि इस पोलर मॉलिक्यूल की कोई हेल्प करने आएगा। और हेल्प करेगा कौन? इसकी हेल्प करने एक मॉलिक्यूल यहां पर आने वाला है, और वो मॉलिक्यूल है यहां पर, वो मॉलिक्यूल है यहां पर कैरी इंटीग्रल प्रोटीन। वो मॉलिक्यूल यहां पर है इंटीग्रल प्रोटीन, इंटीग्रल प्रोटीन, इंटीग्रल प्रोटीन। और इस इंटीग्रल को हम लोग यहां पर आप कहेंगे कैरियर, क्योंकि ये कैरी करके ले जा रही है, दिस इज कैरियर प्रोटीन। तो जब पोलर मॉलिक्यूल लिपिड बाइलेयर से पास नहीं हो पाए, यहां पर समझो इसको, ये देखो, पोलर मॉलिक्यूल यहां पर था और वो यहां से पास नहीं हो सकता, क्योंकि ये जो लिपिड बाइलेयर है नॉन पोलर है। हेड पोलर है, टेल नॉन पोलर, लेकिन ओवरऑल नेचर जो है वो नॉन पोलर है। तो ये जो लिपिड मॉलिक्यूल है, सॉरी, ये जो पोलर मॉलिक्यूल है, ये लिपिड बाइलेयर से पास नहीं हो सकता, अंदर नहीं आ सकता है। तो फिर ये इस रास्ते से जाएगा, यहां से होता हुआ इंटीग्रल प्रोटीन से होता हुआ अंदर आ जाएगा। तो इंटीग्रल प्रोटीन ने इसका काम आसान कर दिया, इसको अंदर ले आया। तो इंटीग्रल कैरी कर रहा है इस मॉलिक्यूल को, इसलिए इंटीग्रल को यहाँ पर कैरियर प्रोटीन का नाम देंगे। तो इंटीग्रल प्रोटीन या कैरियर प्रोटीन के द्वारा बी मॉलिक्यूल अंदर आया, इस काम में एनर्जी नहीं खर्च हुई है, क्योंकि आप हाई से लो जा रहे हो, आप एलोंगेट, एनर्जी नहीं खर्च हो रही है ये पैसिव। लेकिन इस मूवमेंट को हम लोग क्या नाम देंगे? दिस इज कॉल्ड फैसिलिटेटेड, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। क्या बोलेंगे? फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। और ये जो न्यूट्रल है, इसके लिए टर्म यूज करेंगे सिंपल डिफ्यूजन, सिंपल डिफ्यूजन। इसका मतलब कि पैसिव ट्रांसपोर्ट दो तरह का हो गया, सिंपल डिफ्यूजन एंड फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। पैसिव ट्रांसपोर्ट दो तरह का हो गया, सिंपल डिफ्यूजन एंड फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। सिंपल डिफ्यूजन और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में ये तीन बातें कॉमन है, बस एक अंतर आ गया कि जो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन उसमें कैरियर प्रोटीन का यूज होगा, और सिंपल डिफ्यूजन में किसी कैरियर की जरूरत नहीं है। अब एक सवाल आपके लिए, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में कैरियर की जरूरत है या नहीं? एक्टिव ट्रांसपोर्ट में कैरियर की जरूरत हमेशा होगी, यहां तो कैरियर चाहिए ही चाहिए। इसका मतलब कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में ये तीन तो अंतर हैं, लेकिन एक कॉमन बात है कि फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन और एक्टिव ट्रांसपोर्ट दोनों कैरियर प्रोटीन का यूज करते हैं, दोनों कैरियर का यूज करते हैं। तो हमने चार बातें सीख ली, सिंपल डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, पैसिव ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब एक टर्म बचा, ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस क्या है? ऑस्मोसिस का मतलब है बेटा फैसिलिटेटेड
facilitated diffusion of water molecules। इसका मतलब ये जो बी मॉलिक्यूल है, अगर ये पानी हो, पानी वाटर पोलर होता है, मैंने आज ही बताया आपको वाटर पोलर होता है। अगर ये बी मॉलिक्यूल का नाम पानी है तो इस फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन का नाम ऑस्मोसिस हो जाएगा। लेकिन और कोई भी अगर ये बी मॉलिक्यूल है तब ऑस्मोसिस टर्म यूज नहीं करेंगे, ऑस्मोसिस केवल पानी के लिए यूज करेंगे। तो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इज नोन एज ऑस्मोसिस। अब आते हैं जरा एक्टिव ट्रांसपोर्ट के एग्जाम्पल पे। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के दो एग्जाम्पल आपके सिलेबस में बेटा, एक तो यहां पर आपके सामने लिखा ही हुआ है सोडियम पोटेशियम पंप, जो कि हम चैप्टर 18 न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में पढ़ेंगे, और दूसरा एग्जाम्पल है प्रोटॉन पंप। प्रोटॉन पंप ये हम फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट चैप्टर नंबर 11 में पढ़ेंगे। तो दो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के एग्जाम्पल है सोडियम पोटेशियम पंप एंड प्रोटॉन पंप। अब जरा देखो दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन क्या है, पंप कॉमन है। इसका मतलब ऑल द पंप्स आर द एग्जाम्पल ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट। कोई भी पंप दुनिया का हो वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट का ही एग्जाम्पल होगा। जैसे हैंड पंप, अब हैंड पंप जब आप चलाते हैं तो क्या उसको चलाने में एनर्जी खर्च होती कि मिल जाती है? उसको चलाने पे एनर्जी खर्च हो जाती है। जैसे साइकिल में हवा भरने वाला पंप, कोई भी पंप का नाम आप लोगे उसमें एनर्जी खर्च ही होगी। लेकिन आपके सिलेबस में खाली दो ही पंप है, हैंड पंप नहीं याद करना है। आपके सिलेबस में दो ही पंप है, सोडियम पोटेशियम पंप एंड प्रोटॉन पंप। तो ये पूरी डिटेलिंग हो गई सेल मेम्ब्रेन के बारे में। काफी बड़ा टॉपिक था और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। अब एनसीईआरटी टू द पॉइंट में चलते हैं और देखते हैं कि एनसीईआरटी ने इसको किस तरीके से लिखा है। शुरू करते हैं यहां से। द डिटेल्ड स्ट्रक्चर ऑफ द मेम्ब्रेन वाज स्टडीड ओनली आफ्टर द एडवेंट, मतलब इन्वेंशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इन 1950। सवाल पूछा गया है। मीनवाइल इसी बीच, किस बीच 1950 से 1959 के बीच chemical studies on the cell membrane, especially in human RBCs, enable the scientists to deduce मतलब पता लगाना, the possible structure of plasma membrane. These studies showed that the cell membrane is mainly composed of lipids and proteins. The major lipid are phospholipid that are arranged in a bilayer. Also, the lipid are arranged within the membrane with the polar head towards the outer sides and the hydrophobic tail towards the inner part. This ensure guarantee देता है arrangement that the non-polar tail of saturated hydrocarbon is protected from the aqueous environment, पानी से बच जाती है. In addition to phospholipid, membrane also contain cholesterol. Later बाद में बायोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन क्लियरली रिवेल मतलब प्रदर्शित करना that the cell membrane also possess protein and carbohydrate. The ratio of protein and lipid varies considerably in different cell type. For example, in human being, the membrane of RBC erythrocyte has approximately 52% protein and 40% lipid. Depending on the ease of extraction, membrane protein can be classified into integral and peripheral. Peripheral protein lie on the surface of membrane, while the integral protein are partially or totally buried. Buried मतलब धसे होना in the membrane. An improved model of the structure of cell membrane was given by Singer and Nicholson 1972, widely accepted as fluid mosaic model. ये फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है जहां पर लिपिड बाइलेयर दिखाई दे रहे हैं, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, शुगर लिखा हुआ है, कोलेस्ट्रॉल यहां पर दिखाई दे रहा है, इंटीग्रल प्रोटीन आपको दिखाई दे रही हैं, और ये जो प्रोटीन लिखी है एक्सट्रिंसिक प्रोटीन दिखाई गई है। अकॉर्डिंग टू दिस, यानी फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के अनुसार, क्वासी फ्लूइड नेचर ऑफ लिपिड इनेबल लेटरल movement of protein within the overall bilayer. This ability to move within the membrane is measured as its fluidity. The fluid nature of membrane is also important from the point of view of function like cell growth, formation of intercellular junction, secretion, endocytosis, cell division, etc. One of the most important function of the plasma membrane is the transport of the molecule across it. The membrane is selectively permeable. ये बात तो प्रोकैरियोट बताई भी थी और कहा था दोनों में कॉमन है.
to some molecule present on either side of it, many molecule can move briefly, मतलब थोड़ी दूर मूव करते हैं across the membrane without any requirement of energy. और जब कहेगा एनर्जी रिक्वायरमेंट नहीं, दिस इज कॉल्ड पैसिव ट्रांसपोर्ट. न्यूट्रल सोल्यूट याद आया, may move across the membrane by the process of simple diffusion along the concentration gradient, that is from higher concentration to the lower. Water may also move across this membrane from higher to lower concentration. Movement of water by diffusion is called osmosis. As the polar molecule cannot pass through the non-polar lipid bilayer, they require a carrier protein of the membrane. ये carrier protein कोई नई चीज नहीं, integral protein ही है to facilitate their transport across the membrane. A few ion or molecules are transported across the membrane against their concentration gradient. That is from lower to higher concentration. Such a transport is an energy dependent process in which ATP is utilized and it's called active transport, जैसे सोडियम पोटेशियम पंप एंड प्रोटॉन पंप. तो बच्चों ये टॉपिक आपका हो गया सेल मेम्ब्रेन का. अब हम चलते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर. तो चलिए पहला क्वेश्चन यहां पर है. अकॉर्डिंग टू द मोज़ेक मॉडल प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ. तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन किससे बनी हुई? क्या सेलुलोज है? नहीं. हेमिसेलुलोज नहीं. फॉस्फोलिपिड है? इंटीग्रल प्रोटीन है? इंटीग्रेट प्रोटीन? फॉस्फोलिपिड, एक्सट्रिंसिक एंड इंट्रिंसिक प्रोटीन, यही सही ऑप्शन हो जाएगा. इसमें हेमिसेलुलोज इसलिए गलत होगा, तो थर्ड करेक्ट आंसर हो जाएगा. द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कंपोज्ड ऑफ. प्लाज्मा मेम्ब्रेन में क्या प्रोटीन है? यस सर. लिपिड है? यस सर. कार्बोहाइड्रेट है? यस सर. तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द अबव. 4 आंसर हो जाएगा यहाँ पर. Which of the following structure controls the transport of material into and out of living cells? तो लिविंग सेल से मॉलिक्यूल के अंदर और बाहर जाने को कौन कंट्रोल करता है? सेल मेम्ब्रेन. क्योंकि सेल वॉल तो फ्रीली परमेबल है, वो तो रोक टोक लगाती ही नहीं है. रोक टोक कौन लगाता है? सेल मेम्ब्रेन. तो करेक्ट आंसर 2 हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, हु प्रपोज्ड फ्लूइड मोज़ेक मॉडल. तो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल हम जानते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिंगर एंड निकोलसन के द्वारा दिया गया. सेकंड करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा. द प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंसिस्ट ऑफ. प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनी होती है, पहला ऑप्शन है, प्रोटीन्स एम्बेडेड. एम्बेडेड मतलब धसे होना इन अ फॉस्फोलिपिड बाइलेयर. सो करेक्ट आंसर विल बी 1. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 6 नंबर. मोस्ट अबंडेंट, सबसे ज्यादा पाई जाने वाली लिपिड इन सेल मेम्ब्रेन. सेल मेम्ब्रेन में सबसे ज्यादा कौन सी लिपिड है बेटा? फॉस्फोलिपिड. और फॉस्फोलिपिड में भी अगर आप याद करें तो लेसिथिन यहां पर होती है. तो करेक्ट ऑप्शन 3 हो जाएगा. विच वन डज नॉट डिफर इन ई कोलाई एंड क्लेमाइडोमोनास. बहुत बढ़िया सवाल था ये आईपीएमटी 2012 में आया था. इसी को नीट कहते हैं. तो ई कोलाई को पहले समझो कि ये प्रोकैरियोट है. ई कोलाई बैक्टीरिया, और बैक्टीरिया आप जानते हैं प्रोकैरियोट है. प्रोकैरियोट. और जो क्लेमाइडोमोनास है प्रोटिस्ट है, और ये यूकैरियोट है. यानी सवाल आपसे पूछा कि कौन सी चीज प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में डिफर नहीं करती, अंतर नहीं होता है. पहला राइबोसोम. देखो राइबोसोम प्रोकैरियोट जो होते हैं बेटा उनमें 70s होता है, और यूकैरियोट में जो राइबोसोम होता है वो 70s भी होता है और 80s भी होता है. इसका मतलब राइबोसोम में तो अंतर है. सेल वॉल की बात करें तो सेल वॉल जो बैक्टीरिया इकोलाई की है, पेप्टिडोग्लाइकेन से बनी होती है, और क्लेमाइडोमोनास की जो सेल वॉल सेलुलोज की बनी होती है. यानी सेल वॉल में भी अंतर है. क्रोमोसोमल ऑर्गेनाइजेशन को की बात कर ले तो प्रोकैरियोट में क्रोमोसोम बनते ही नहीं है, पिछले लेक्चर में बात की थी. यूकैरियोट में क्रोमोसोम बनते हैं. देयर डीएनए इज ऑर्गेनाइज्ड टू फॉर्म क्रोमोसोम. यानी क्रोमोसोमल ऑर्गेनाइजेशन में अंतर है. तो कहां अंतर? नहीं भैया, सेल मेम्ब्रेन. बार बार वही बात कर रहे हैं कि प्रोकैरियोट और यूकैरियोट के सेल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चरली, फंक्शनली और नेचर के हिसाब से सेम है. दोनों का नेचर सिलेक्टिवली परमेबल, दोनों का फंक्शन भी एक जैसा है, और दोनों का स्ट्रक्चर फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के हिसाब से. Detailed structure of membrane was studied after the advent of electron microscope in 1950s. ये भी पीएमटी 2012 में पूछा गया था. नेक्स्ट, मूवमेंट एंड एक्युमुलेशन ऑफ आयन. नीट 2023 का सवाल था ये. Across a membrane against their concentration gradient can be explained by.
इस सवाल में बस एक वर्ड है जिससे आप पता लगा सकते हैं कि आंसर क्या होगा। दिस इज अगेंस्ट। अलोंग कहेगा तो पैसिव, अगेंस्ट कहेगा तो क्या हो जाएगा, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। करेक्ट ऑप्शन 3 हो जाएगा। ये आंसर की हो गई। अब आते हैं YPQ। पहला सवाल, इन ह्यूमन बीइंग द मेम्ब्रेन ऑफ इरिथ्रोसाइट दैट इज RBC हैज अप्रोक्सीमेटली, तो मैंने आपको याद कराया था 52% प्रोटीन एंड 40% लिपिड्स। योर करेक्ट आंसर विल बी 1। membrane proteins can be classified as integral and peripheral which is based on, किस बेसिस पर दो तरह की प्रोटीन बनाई गई थी, ease of extraction, यानी करेक्ट आंसर 2 हो जाएगा। chemical studies of the cell membrane showed that cell membrane is mainly composed of, तो सेल मेम्ब्रेन में मेनली आप देखो तो 40% लिपिड हो गई, 52% प्रोटीन होगी, तो 92% तो ये दो चीजें हैं। तो लिपिड एंड प्रोटीन मेनली है, कम मात्रा में कार्बोहाइड्रेट है। अगर एक ऑप्शन में लिपिड प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट तीनों देता है तो बेस्ट होता, लेकिन यहाँ पर यही बेस्ट ऑप्शन है। द मेजर लिपिड प्रेजेंट इन सेल मेम्ब्रेन, कौन सी मेजर लिपिड है, दीज आर फॉस्फोलिपिड। द डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ द मेम्ब्रेन वाज स्टडीड ओनली आफ्टर द एडवेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, तो करेक्ट आंसर 3 हो जाएगा। द फ्लूइड नेचर ऑफ मेम्ब्रेन इज आल्सो इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू, फ्लूइड नेचर किस काम के लिए इंपॉर्टेंट, फॉर्मेशन ऑफ इंटरसेलुलर जंक्शन, बिल्कुल सही है। सिक्रीशन के लिए, एंडोसाइटोसिस के लिए, सेल डिवीजन के लिए, सेल ग्रोथ, यानी ABCD सारे हो जाएंगे। कहां दिया हुआ है, चौथे ऑप्शन में दिया है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहां पर कॉलम मैच करना है आपको। तो प्लाज्मिड, प्लाज्मिड क्या करता है बेटा, प्लाज्मिड प्रोवाइड रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक्स, ठीक है। क्रोमेटोफोर की बात करें तो क्रोमेटोफोर क्या करता है, क्रोमेटोफोर फोटोसिंथेसिस में रोल प्ले करता है। इंक्लूजन बॉडी का काम क्या है, इंक्लूजन बॉडी स्टोरेज का काम करती है, और पाइली और फिम्बरी का काम क्या है, अटैचमेंट हो जाएगा। तो 1 को आप बी से मैच करोगे, 1 को बी से मैच करोगे, 2 को डी से मैच करोगे, 3 को ए से मैच करोगे, और 4 को सी से मैच करोगे। करेक्ट ऑप्शन आपका 2 हो जाएगा। रीड द असर्शन एंड रीजन, ये क्वेश्चन मैंने आपको कराना पिछले टर्न से स्टार्ट किया है, एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। असर्शन क्या कह रहा है, द नॉन पोलर टेल ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम द एक्वस एनवायरनमेंट, ठीक है, बच गई। द लिपिड आर अरेंज्ड विद इन द मेम्ब्रेन विद द पोलर हेड टुवर्ड्स द आउटर साइड एंड हाइड्रोफोबिक टेल टुवर्ड्स द इनर पार्ट, ये भी सही है। पहले तो ये चेक करना कि स्टेटमेंट सही की गलत, तो पहले दोनों सही आ गए। अब आपको चेक करना है कि रीजन असर्शन को एक्सप्लेन कर रहा है कि नहीं कर रहा, तो एग्जाम में क्या करना, असर्शन पढ़ना और बिकॉज लगा के रीजन पढ़ना। असर्शन, बिकॉज, रीजन। चलिए पढ़ते हैं। द नॉन पोलर टेल ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम द एक्वस एनवायरनमेंट बिकॉज lipid are arranged within the membrane with the polar head towards the outer side and hydrophobic tail towards the inner part। क्या नॉन पोलर टेल इस वजह से पानी से बच पाई क्योंकि हेड बाहर चले गए और टेल अंदर आ गई, बिल्कुल इस assertion को एक्सप्लेन कर रहा है, और अगर एक्सप्लेन करेगा तो बोथ assertion and reason are true and reason is correct explanation of the assertion, you will select answer 1। नेक्स्ट क्वेश्चन 9, ये भी assertion reason टाइप का क्वेश्चन है। One of the most important function of the plasma membrane is the transport of molecules across it, ठीक है भैया, सही बात है। The membrane is selectively permeable to some molecule present on either side of it, ये भी सही बात है। Assertion में कहा है कि एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है मॉलिक्यूल का ट्रांसपोर्ट करना, और रीजन में कहा है कि मेम्ब्रेन सेलेक्टिवली परमेबल है। अब इन दोनों का कोई ऐसा रिलेशन बन नहीं रहा कि असर्शन में कह रहा है कि इंपॉर्टेंट फंक्शन ट्रांसपोर्ट करना है, और ट्रांसपोर्ट करना इसलिए काम है क्योंकि वो सेलेक्टिवली परमेबल है, नहीं भाई, सेल वॉल फ्रीली परमेबल, उससे भी ट्रांसपोर्ट होता है। तो यहाँ पर असर्शन को रीजन एक्सप्लेन नहीं कर रहा, तो आपका आंसर होगा बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। करेक्ट आंसर आपका 2 हो जाए। ये हो गई आपकी आंसर की टोटल 18 सवाल हमने इस टॉपिक में कवर किए हैं। बड़ा टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब यूकैरियोटिक सेल में टोटल टॉपिक थे हमारे पास 11, एक टॉपिक आज हमने कंप्लीट किया, सेल मेम्ब्रेन। अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे अगले टॉपिक को, दैट इज सेल वॉल। तब तक आप पुराने टॉपिक को अच्छे से रिवाइज करते रहें, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहें। अगली वीडियो में सेल वॉल के साथ मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।